अगर पीएसए महराज मलिक पे लगाया गया पिछले 10-15 दिन से आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि वो एक पेन डाउन स्ट्राइक करे। एक जो हमारा एमएलए है जो मुंतखब किया गया है लोगों के जरिए, उसको बाहर निकाले। हुकूमत को सच बोलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों से। जो बात ये दिल्ली में बंद दरवाजों के पीछे करते, वही बात इनको कश्मीर में करने की ज़रूरत है। भाई ये वही उमर साहब है, ये वही फारूक साहब है जो असेंबली इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कह रहे थे नरेंद्र मोदी को हम ये कर लेंगे, बीजेपी को हम ये कर लेंगे। तो आज कहाँ वो दिलेरी चली गई है? अगर यही सारी बातें आपको ये मालूमात नहीं थी कि क्या इख्तियारात आपके होने वाले एक यूनियन टेरिटरी में, तो इतने बड़े बड़े वादे करने की क्या ज़रूरत थी? फारूक साहब परसों के दिन पहलगाम गोल्फ कोर्स में थे। गोल्फ कोर्स में जाने का टाइम है, उमर साहब की पेरिस ट्रिप प्लान करने का टाइम है, मगर 20 दिन से सड़क बंद है। कई हज़ार ट्रक्स जो हमारे हैं वो रुकाए गए हैं। इतना माल ज़ाया हो गया, 1200 करोड़ का नुकसान हो गया है। ये आपको नज़र नहीं आया 20 दिन से? एनसी के 2 टुकड़े हो गए, पार्टीशंस हो गए 1982 में। ये एनसीएफ है, एनसी फारूक अब्दुल्ला, जिसको हम इखवान नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनने शेख अब्दुल्ला के नाम को भी बेच दिया, बुजुर्गों की कुर्बानियों को भी बेच दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वो पार्टी थी जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई। पिछले 10 महीने में फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने क्या किया है 370 के लिए? क्या किसी जगह वो 370 का नाम भी लेते हैं? जिस बीजेपी के खिलाफ वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो तो ठीक इलेक्शन के बाद वहां मालाएं पहनाने चले गए। एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगा लिया गया। क्या कर रही है फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत को बचाने के लिए? अगर उमर साहब और फारूक साहब इतने ही हिमायती है महराज मलिक के, क्या किया उन्हें महराज मलिक को छुड़ाने के लिए? क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की? क्या उन्होंने कोई स्पेशल सेशन कॉल किया? ये बार बार जो सुरेंद्र चौधरी है, सुरेंद्र चौधरी जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो तो कल तक बीजेपी में थे। मुझे आज भी वो बीजेपी में ही है। फारूक अब्दुल्ला ने जब 2024 में पीएचडी तोड़ा तो किससे उन्हें मुआहिदा किया दिल्ली में? क्या ये बात सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के कहने पे उन्होंने पीएचडी तोड़ी? कि हमारे 3 एमपी है, तीनों ने वोट दिया है एनडीए के कैंडिडेट को। यहाँ तो सारे आके कश्मीर में नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, जब दिल्ली जाते हैं तब इनकी जबान बदल जाती है कि वो अपने एमपी से पूछे कि आखिर आपने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में किसको वोट दिया। फारूक साहब मत भूलिए, ये वही आदमी है जिसने सैफुद्दीन सोज को अपनी पार्टी से निकाल लिया क्योंकि उन्हें वाजपेयी को वोट नहीं दिया। फारूक साहब मुझे आज ये बताइए ना, उनमें और बीजेपी में फ़र्क क्या है? मेरे साथ शिबाना शाही कश्मीर से बात करने के लिए हैं। 10 महीने की हुकूमत में क्या कुछ हो रहा है और पिछले 20-25 दिन से हाईवे ठीक नहीं हो रही है, उसके कारण कश्मीरी जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका भारी नुकसान हो रहा है। और महराज मलिक के पीएसए पे जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस के एमएलएज हो, वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, किस चीज़ का डर है, इस सब पे बातचीत करेंगे शिबाना शाही से। शिबान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मसूद साहब। शिबान साहब, किस तरह देखते हैं, पहले हाईवे की बात की जाए, हाईवे पे फ्रूट्स के ट्रक हैं और जो लोग इसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं कश्मीर में, और वो ट्रक कई महीने हो गए रोड्स पे हैं और कई के सेब खराब हो गए, और ये बताया जा रहा है कि ये कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि साजिश है, साजिश के तौर पे कश्मीरियों की इकॉनमी को ठेस पहुंचाई जा रही है। आप क्या कहते हैं? देखिए मसूद साहब, पिछले 7 साल में हाईवे लगभग 280 दिन बंद रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, 10 महीने से ये हुकूमत भी है उमर साहब की जी। 20 दिन से हमारे ट्रक्स जो थे वो हाईवे पे रोके जा रहे थे। जो हमारे ऑर्चर्डिस्ट है, फ्रूट ट्रेड से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम ये शिकायतें कर रहे थे। सारी ग्रीवेंसेस पब्लिक डोमेन में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुगल रोड हमारे पास है, सिंथन टॉप का रोड हमारे पास है, ट्रैफिक मैनेज क्यों नहीं हुआ? उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है, कई सालों से बहुत सारी रिजीम्स के वक्त डोडा देसा कपरान का जो रोड है उसको बनाने के ये इनके इनिशिएटिव्स थे, वो रोड कभी बना नहीं। अब जो मुगल रोड और सिंथन टॉप वाला जो रोड है आपको, उसको बेटर मैनेज क्यों नहीं किया गया? अगर नेशनल हाईवे का एक छोटा सा स्ट्रेच ठीक करने के लिए 20-20 दिन लग जाते हैं, और वो हुकूमत जिसने 370 का दावा किया था, जिसने 35A का दावा किया था, जिसने ये कहा था हम प्री-53 स्टेटस लाएंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर का ओहदा तक हम वापस ले आएंगे कश्मीर से, वो टस से मस नहीं हुई। वो कभी हज़रत बल में लगे रहे, कभी गोल्फ कोर्स में लगे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 4 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ यहाँ एक 5 स्टार होटल में, जहाँ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ आए, फारूक साहब वहाँ बैठे हुए थे। वो पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं अभी कश्मीर की आवाम के साथ जी। आज जो सेब जो है, जो हमारी मुगल रोड है, मुगल रोड पे अथॉरिटीज़ ने अलाउ नहीं किया 10 से 14 टायर की जो व्हीकल्स है, जो बड़े बड़ी ट्रक्स है, उनको अलाउ नहीं किया। 6-6 जो टायर वाली ट्रक्स है, डंपर्स को कल आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस जो है शोपियान मंडी से भी
पुलवामा से, बाकी सारी जगह से आपकी तरफ भी मौसूल हुए होंगे कि किस तरह जो आज हमारे लोग हैं, हमारे जो ऑर्चर्डिस्ट है, जो इस फ्रूट इंडस्ट्री से वापसी रखने वाले लोग हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है। 300% फ्रेट बढ़ जा रहा है इस क्लॉज से कि खाली 6 टायर वाले व्हीकल्स को अलाउ किया जा रहा है मुगल रोड से। जो सेब का डब्बा 1000 रुपये का बिकना चाहिए, कल के दिन जम्मू मंडी में 100 या 200 रुपये का बिका है। एग्रीकल्चर हमारा जो है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो हमारा, वो हमारी बैकबोन है। सेब की सनत हमारी बैकबोन है। लगभग 7 लाख जो यहाँ पर फैमिलीज़ है वो इस ट्रेड से एसोसिएटेड है। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले 20-25 दिन से आप क्या कर रहे थे? आप तो पेरिस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, आप तो पेरिस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। कल के दिन मसूद साहब, आपने भी वो विजुअल्स देखे होंगे, किस तरह सेब के जो किसान हैं, जो सेब की खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो रो रहे थे, जार रो रहे थे। वो विजुअल्स हमने भी देखे। लेकिन क्या इनके लेकिन पास शिवान साहब सवाल ये है, मुझे तकमील करने दीजिए जी, मुझे तकमील करने दीजिए। 1 लाख करोड़ का आपका बजट है। क्या कर रहे हैं उमर साहब इस हॉर्टिकल्चर लॉबी के लिए? हॉर्टिकल्चर में इसके से वाबस्तगी रखने वाले जो हमारे लोग हैं, 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो हमारे सनतकार है वो जो सड़कों पे रो रहे हैं, उनके लिए क्या रिलीफ लेकर आ रही है फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत? ये मैं आपसे लेकिन शिबान साहब, सवाल ये है कि उमर साहब ने कल ही बयान दिया, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे हमारे पास नहीं है। हमारे पास होती तो हम कुछ दिनों में इंजीनियर लगा के इसको ठीक कर लेते। देखिए, नेशनल हाईवे उनके पास नहीं है। क्या ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं थी? आज वो बोल रहे हैं कि प्रोफेसर गनी भट्ट के ताज़ियत पर लोगों को जाने नहीं दिया। आज उमर साहब शिकायत कर रहे हैं कि भाई बीजेपी क्या कर रही है। भाई ये वही उमर साहब है, ये वही फारूक साहब है जो असेंबली इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कह रहे थे नरेंद्र मोदी को हम ये कर लेंगे, बीजेपी को हम ये कर लेंगे। तो आज कहाँ वो दिलेरी चली गई है? अगर यही सारी बातें आपको ये मालूमात नहीं थी कि क्या इख्तियारात आपके होने वाले एक यूनियन टेरिटरी में, तो इतने बड़े बड़े वादे करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बताइए, अगर नेशनल हाईवे आपके पास नहीं है, उमर साहब तो आए दिन अमित शाह जी के पास चले जाते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, राजनाथ सिंह से मिलते हैं, फूलों का हार डाल देते हैं उनको, बड़े बड़े कश्मीरी शाल लेकर चले जाते। तो जब आपको पता है कि फ्रूट इंडस्ट्री कितनी कार्डिनल इंडस्ट्री है हमारी, लगभग 7 लाख जो हमारी फैमिलीज़ है वो इस पर डिपेंडेंट है, ये बैकबोन है कश्मीर इकॉनमी की, और 1200 करोड़ का नुकसान हो गया। 20 दिन तक ये तमाशा देखते रहे। आप रुकिए ज़रा, ये फ़ोटो देख लीजिए, आप पैन एंड जूम कर लीजिए इस फ़ोटो पे। ये 4 दिन पहले का एक फंक्शन हुआ यहाँ एक 5 स्टार होटल में जम्मू कश्मीर में। वहाँ फारूक साहब बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज़ के साथ बैठे हैं। फारूक साहब परसों के दिन पहलगाम गोल्फ कोर्स में थे। गोल्फ कोर्स में जाने का टाइम है, उमर साहब की पेरिस ट्रिप प्लान करने का टाइम है, मगर 20 दिन से सड़क बंद है। कई हज़ार ट्रक्स जो हमारे हैं वो रुकाए गए हैं। इतना माल ज़ाया हो गया है, 1200 करोड़ का नुकसान हो गया है। ये आपको नज़र नहीं आया 20 दिन से? देखिए शिबान साहब, अगर बात करें तो अभी जस्ट आज ही जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उन्होंने बयान दिया कि एलजी जो सरकार है वो हमें कुछ नहीं करने दे रही। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रांसफर्स कर रहे हैं एलजी, रोड बंद है तो उमरदुल्ला हाय हाय फरदुल्ला हाय हाय के नारे लगते हैं, जबकि नारे लगने चाहिए एलजी सरकार हाय हाय। उन्होंने साफ साफ कहा कि कैबिनेट की तरफ से बिजनेस रूल्स की फाइल गई, अभी तक वापस नहीं आई, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और बार बार एनसी यही कह रही है। देखिए, पहले मुझे बड़ा एतराज़ है, अब इसको एनसी मत कहिए। एनसी के 2 टुकड़े हो गए, पार्टीशंस हो गए 1982 में। ये एनसीएफ है, एनसी फारूक अब्दुल्ला, जिसको हम इखवान नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनने शेख अब्दुल्ला के नाम को भी बेच दिया, बुजुर्गों की कुर्बानियों को भी बेच दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वो पार्टी थी जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई, वो तो ख्वाजा अली शाह साहब जैसे लोगों ने बनाई, गुलाम नबी गिलकर साहब जैसे लोगों ने बनाई। गुलाम अहमद शाह साहब की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मेरे नज़र में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये नवाई सुबह में बैठ के शेख साहब की फ़ोटो इस्तेमाल करने के वक्त जो इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में किया, पार्लियामेंट में हत्ता कि इन्होंने मेरी तकरीरें इस्तेमाल की नॉर्थ कश्मीर में जीतने के लिए 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, वो दिलेरी वाले जुमले कहाँ गए? मैं तो कल भी लड़ रहा था दिल्ली से, आज भी लड़ रहा हूँ दिल्ली से। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस भी 370 के लिए कोई सीरियसनेस नहीं है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी डज नॉट वांट 370 टू बी रेस्टोर्ड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे बताइए, फारूक साहब कब गए कश्मीरियों का केस लड़े दिल्ली? मुझे समझ नहीं आती है लोगों ने किस बात पे फारूक अब्दुल्ला को वोट दिए। जब मैं शेख साहब की तारीफ करता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि वो एंडोर्समेंट है फारूक अब्दुल्ला की या उमर अब्दुल्ला की। हम जिस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं वो तो रीडिंग रूम पार्टी हमारे बुजुर्गों ने बनाई, उसी से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस निकली, उसी से फिर माज़ रायशुमारी निकली। आज भी मेरा नारा ये है कि सब नारों पे एक ही बारी, हक हमारा रायशुमारी। भाई ये लोगों को क्यों भूल जाता है? आप मुझे एक बात बताइए, उमर साहब ने अपने मंशूर में लिखा है कि हम 53 स्टेटस लाएंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर का ओहदा रेस्टोर करेंगे। पिछले 10 महीने में फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने क्या किया है 370 के लिए? क्या किसी जगह वो 370 का नाम भी लेते हैं?
जिस बीजेपी के खिलाफ वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो तो ठीक इलेक्शन के बाद वहां मालाएं पहनाने चले गए। 20 दिन से हमारा हाईवे बंद है, ये तो एक इशू है। एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगा लिया गया। क्या कर रही है फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत को बचाने के लिए? वो छोड़िए, अगर सिटिंग एमएलए की बात छोड़िए, कई सौ कश्मीरी लीडर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो हिंदुस्तान की बहुत सारी जेलों में है, तिहाड़ जेल में है, आगरा में है, जोधपुर में है। क्या कर रही है ये हुकूमत उनको छुड़ाने के लिए? आपने तो अपने सियासी मंशूर में लिखा था कि हम उनको वापस लाएंगे, हम जेल से छुड़ाएंगे, हम पीएसए को रिपील करेंगे, हम 370 की रेस्टोरेशन के लिए काम करेंगे। लेकिन शिबान साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक सिटिंग एमएलए को पीएसए लगा महराज मलिक पे, और उमर साहब ने एक एक्स पे लिखा कि हम इनके साथ हैं वगैरह वगैरह करके सब ट्वीट हुआ, और 10 दिन आज हुए, आप 10 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से कोई एमएलए, कोई चीफ मिनिस्टर या कोई कैबिनेट मिनिस्टर ने ओपनली सपोर्ट करने के लिए बाहर नहीं आए, और ना ही कोई धरना दिया कि हमारे एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगा। किस तरह देखते हैं इसको आप? देखिए मसूद साहब, अलमिया ये है कि कश्मीरी आज भी समझ नहीं रहा ये हालत हमारी क्यों हो रही है। मसूद साहब, आप शाहिद हैं उन बातों के कि जब पता भी हिलने से डरता था कश्मीर में 2019 के बाद, आज तो सबको सियासत का शौक आ गया है ना। आज बड़े बड़े हुर्रियत के लीडर भी Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं श्रीनगर में। मुझे एक बात बताइए, तब आज सबको सियासत का बड़ा शौक आ गया है। इलेक्शन के वक्त सबको सियासत याद आ जाती है। मुझे बताइए मसूद साहब, जब बीजेपी के बुलडोज़र यहाँ चल रहे थे, ये सवाल मेरा कश्मीर की आवाम से, उनके ज़मीर से, कि जब बीजेपी के बुलडोज़र यहाँ चल रहे थे, क्या वो फारूक अब्दुल्ला ने रुकाए कि हमने रुकाए? इलेक्शन में आपको चाहिए था कि आप वोट मुजफ्फर शाह साहब जैसे लीडरों को देते, जिन्होंने हर पेशी में, जब भी 370 की पेशी लगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हर हेयरिंग में गए। उन्होंने कश्मीरियों का जो मौक़िफ़ है वो बड़े स्ट्रांगली रखा। एक स्ट्रांग लीगल टीम हमें रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ 370 के केस में। चाहे हम जीते या हारे वो दूसरी बात है, मगर लड़ रहे तो हम जैसे लोग थे ना सड़क पे। फारूक अब्दुल्ला तो कभी लड़ा नहीं कश्मीरियों के लिए। यह गलत फहमी है कश्मीरियों की कि फारूक अब्दुल्ला कभी बीजेपी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा। आज मुझे बताइए, आज एक एमएलए हमारा जो है, उससे हमारे लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, उसने गलत ज़बान इस्तेमाल की, उसने गाली गलोच की, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, मगर उसको पीएसए में बंद किया गया। अगर उमर साहब और फारूक साहब इतने ही हिमायती है महराज मलिक के, क्या किया उन्हें महराज मलिक को छुड़ाने के लिए? क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की? क्या उन्होंने कोई स्पेशल सेशन कॉल किया? ये बार बार जो सुरेंद्र चौधरी है, सुरेंद्र चौधरी जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो तो कल तक बीजेपी में थे, मुझे आज भी वो बीजेपी में ही है। फारूक अब्दुल्ला ने जब 2024 में पीएचडी तोड़ा तो किससे उन्हें मुआहिदा किया दिल्ली में? क्या ये बात सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कहने पे उन्होंने पीएचडी तोड़ी? और आज हम इन्हीं लोगों से ये उम्मीद लगाते हैं कि फारूक साहब और उमर साहब कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे। हमारे ऑर्चर्डिस्ट सड़क पे रो रहे हैं। एक मिनट शिबान साहब, एक और, जैसे आपने कहा कि दिल्ली के कहने पे पीएचडी को तोड़ा, और रिसेंटली संदीप मावा कश्मीरी पंडित, उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो एनडीए में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज ने एनडीए को वोट दिए। फिर ये मसूद साहब, हमारे लाख इख्तलाफ एक तरफ, हमारा आज ये फ़र्ज़ है कि हम कश्मीरी अवाम को, इन बच्चों को सच बोले, दोबारा कोई इनको गुमराही के रास्ते पे ना ले जाए, दोबारा कोई इनको वो रास्ता ना दिखाए जो पत्थरबाजी का है, दोबारा इनको कोई वो रास्ता ना दिखाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। मुझे सच बताइए, संदीप मावा जी से मेरे 1000 इख्तिलाफ एक तरफ, उस आदमी ने आगे आके कहा कि हमारे 3 एमपी है, तीनों ने वोट दिया है एनडीए के कैंडिडेट को। यहाँ तो सारे आके कश्मीर में नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, जब दिल्ली जाते हैं तब इनकी ज़बान बदल जाती है। फारूक साहब से मैं एक मुख्तसर सवाल पूछता हूँ, आप मानते हैं सच इसको कि एनडीए को वोट दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं, बेशक इनको सामने जितने हमारे एमपीज है जम्मू कश्मीर से, चाहे लद्दाख को मैं अभी भी हमारे से अलग नहीं समझता हूँ। हाजी हनीफा जान जो है वो फारूक अब्दुल्ला के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे लद्दाख से, वो भी एमपी है। आगा रूला है, मियां अल्ताफ साहब है, इवन इंजीनियर रशीद साहब है। उनका एक अमलन फ़र्ज़ है कि अगर उन्हें वोट दिया और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, मैंने भी ये सवाल किया कि ये सब महराज के जो ये कंट्रोवर्सी हुई या हज़रत बल के जो कंट्रोवर्सी हुई, इस सारी नॉइज़ में द ट्रूथ इज़ द बिगेस्ट कैजुअलिटी। सच जो है इसमें वो सच कुर्बान हो रहा है। कश्मीर की आवाम ये हक रखती है कि वो अपने एमपी से पूछे कि आखिर आपने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में किसको वोट दिया। जी। फारूक साहब मत भूलिए, ये वही आदमी है जिसने सैफुद्दीन सोज को अपनी पार्टी से निकाल लिया क्योंकि उन्हें वाजपेयी को वोट नहीं दिया। फारूक साहब, मुझे आज ये बताइए ना, उनमें और बीजेपी में फ़र्क क्या है? फारूक साहब ने 2024 में अलायंस ये पीएचडी तोड़ दिया, 370 तोड़ दिया बीजेपी के कहने पे। अजान हो रही है, आप 2 मिनट रुक जाइएगा। जी जी।
जी जी, आप बताइए, अजान खत्म हो गई। जी शिबान साहब। जी, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इन सारी चीज़ों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। जिन भी पार्टियों ने, ये जो 3 पार्टियाँ हमारी हैं जिनके एमपीज़ हैं, चाहे वो रशीद साहब की पार्टी हो, हाजी हनीफा जान हो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको अपने जी। वो उस तरह से मुंतखब हुए, या हमारे जो 2 एमपीज़ हैं फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी के आगा रुल्ला साहब हो या मियां अल्ताफ़ साहब जी हो, जी जी इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। कश्मीर के आवाम का जी। हक है कि भाई इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आखिर वोट किसको दिया है। क्या इन्हें एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया है या इंडिया अलायंस वालों को वोट दिया? अब सवाल यह है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने एलिगेशन लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि ये हमेशा कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से महराज पीएसए लगा, इन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट से पूरा माहौल को नॉर्मलाइज किया। हालांकि इनको स्पेशल सेशन लगाना चाहिए था, एमएलएज को बाहर आना चाहिए था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बहुत सारे एमपीज हैं, लगभग 60 के आसपास हैं। अगर वो एमएलएज बाहर आते, प्रोटेस्ट करते, तो कम से कम सरकार पे दबाव बनता। आप किस तरह देखते हैं चीज़ों मसूद को? साहब, आपकी बात जहाँ तक महबूबा मुफ्ती की बात है, हम सब लोगों को पता है कि उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में क्या किया है। अगर वो चाहती तो वो पीएसए हटा सकती थी। अब हम देख रहे हैं कि आज जो महराज का केस है एक बेंचमार्क केस बनते जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग एमएलए पे जो है पीएसए लगाया गया है। उसकी पार्टी से हमें इख्तलाफ हो सकते हैं, उसकी पार्टी वही पार्टी है जिसने 370 को तोड़ने के लिए वोट दिया था, आम आदमी पार्टी ने। और ये बात शायद कई हद तक सही नहीं होगी, बहुत सारी बार पहले भी लोगों को इम्प्लिकेट किया गया है पीएसएस में। आपने देखा 370 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, कितने सारे साबिका जो एमएलएज हैं उनको इस ड्रैकोनियन लॉ के अंडर जो है वो बंद किया गया, इलीगल डिटेंशन में लिया गया। हमारी जो एक मुख्तसर जो मेरी दरख्वास्त कश्मीरी पार्टियों से है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे सजाद साहब की पार्टी हो या बाकी पार्टियाँ हों, खुदा रहा अब तो सच बोल दीजिए आप कश्मीरियों को। आप जो चीज़ें यहाँ कश्मीरियों को बोलते हैं वही चीज़ आप दिल्ली में भी बोला करिए। ये बातें तब सूट करती है, ये बातें अगर मैं बीजेपी की मुखालिफत करूंगा तो मैंने आज तक कभी सिक्योरिटी नहीं ली गवर्नमेंट की, मैंने कोई गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं लिया है, मैं बीजेपी के पसे पर्दा कोई मदद नहीं करता हूं, या मैं कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई अलायंस नहीं है। मैं जब बार बार ये बात आपसे कह रहा हूं कि 370 पे कांग्रेस और बीजेपी का एक ही मौक़िफ़ है, कश्मीरियों को एक सफ़ में खड़ा होना पड़ेगा अगर हमें 370 को वापस लाना है। मैं कश्मीरी लीडरों से पूछ रहा हूं जो आज Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, ये किस मुंह से ये दिल्ली को बताते हैं कि पीएसए हटा दे, जबकि पसे पर्दा ये इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। आज कितने हुर्रियत के लीडर हैं जो Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। आप पहले हमारे जो एमपी साहब है श्रीनगर के, जिनको जो आप इलेक्शन में मुंतखब होने के बाद जानते हैं आगा रुल्ला साहब से, उनको बताइए आप क्या कर रहे हैं सियासत में। जिस पार्टी से आप मुंतखब होकर आए हैं, आप उसी पार्टी के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं 1 साल से। आप रिज़ाइन क्यों नहीं कर लेते उस पार्टी से? इफ़ यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स विद फारूक अब्दुल्ला, एंड राइटफुली सो, व्हाट फारूक अब्दुल्ला हैज़ डन फॉर लास्ट 40 ईयर्स, हम सारे कश्मीरी उसके गवाह रहे हैं कि किस तरह बर्बाद कर दिया इन्होंने जम्मू कश्मीर को। मैं यही बात कह रहा हूँ कश्मीर की आवाम को, आज समझ लीजिए खरे और खोटे का क्या फ़र्क है। इन लोगों में दे डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू डिफीट नरेंद्र मोदी। ना ये नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर कश्मीरियों का मुतालबा रख सकते हैं। ये बहुत ही हद तक कॉम्प्रोमाइज पार्टीज़ है, कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियंस है। ये मैं बात आज आपके सामने बबांगे धूल दे रहा हूँ। जो बातें हम आपसे कर रहे हैं उसके हमारे सबूत हैं। अगर आवाम को चाहिए होंगे वो सबूत हम पब्लिक डोमेन में रख देंगे। मैंने आपसे कहा यही वो फारूक अब्दुल्ला था जिसने 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले दिल्ली जाके पीएचईडी का सौदा किया और उस सौदे के इवज़ उसने हुकूमत बनाई जम्मू कश्मीर में। दे डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू डिफीट न्यू दिल्ली और नरेंद्र मोदी पार्टी। जहाँ तक 370-35 का सवाल है या पीएसए का सवाल है, इसीलिए हमें अपने सियासतदान बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीरी आवाम को ये समझना होगा कि आने वाले इलेक्शन में हमें उन पार्टियों को, उन सियासी लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो कश्मीर के लिए असली हकाइक में लड़ते हैं, हकीकी तौर पे लड़ते हैं, जो 370 के मनसूखी के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़े बीजेपी के खिलाफ और दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ। अगर कश्मीरी चाहते हैं इन सारी चीज़ों के खिलाफ कुछ हो, पीएसए जो हुआ है, वी कंडेम इट आउटराइटली। वी वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं उमर साहब से बिल्कुल बेसाख्ता होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर पीएसए महराज मलिक पे लगाया गया, पिछले 10-15 दिन से आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि वो एक पेन डाउन स्ट्राइक करे। एक जो हमारा एमएलए है जो मुंतखब किया गया है लोगों के ज़रिए, उसको बाहर निकाले। महराज विल हैव टू अपोलोजाइज। महराज को अपने तरीक़ेकार में बदलाव लाना पड़ेगा। इस तरह गाली गलोच से ही कैनॉट बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो यंग बच्चे किश्तवाड़ के, डोडा के, चिनाब वैली के उसको देख रहे हैं, वो सही चीज़ नहीं सीखेंगे। महराज को अपने तरीक़ेकार में बदलाव लाना पड़ेगा, मगर हुकूमत को सच बोलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों से। जो बात ये दिल्ली में बंद दरवाज़ों के पीछे करते हैं,
वही बात इनको कश्मीर में करने की ज़रूरत है। अगर ये चाहते हैं PSA हटे तो महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि वॉलंटरली वो अपनी सिक्योरिटी जो है विड्रॉ करा दे, वो वॉलंटरली अपनी सिक्योरिटी छोड़ दे। सजाद लोन को चाहिए, उमर अब्दुल्ला को चाहिए, एंड देन दे विल हैव व्हाट इट टेक्स। फिर वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर इस बात का मुतालबा कर सकते हैं, नहीं तो ये सारी बातें जो वो बेमानी होगी। चलिए शिबान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ शिबाना शाही, कश्मीर से बातचीत करने के लिए। लगातार हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं और बेबाकी से बोलते हैं। इनने क्या कुछ बोला, किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।